डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 8 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग। हमारे देश में दो पिछड़ा वर्ग आयोग की अब तक जो है गठन किया गया है। पिछड़ा आयोग क्यों गठित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था और ये जो पिछड़ा आयोग है इसने कब रिपोर्ट पेश की, पिछड़ा आयोग का गठन कौन करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ा आयोग का जो है गठन किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो पिछड़ा जो वर्ग है वो उसका आधार क्या है, यानी कि संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति ऐसा आयोग का गठन कर सकता है जो शैक्षिक और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उसका आधार क्या बनाया गया, आर्थिक आधार बनाया गया या जातीय आधार बनाया गया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको काका केलकर आयोग भी कहते हैं, और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात उसको मंडल आयोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है डिस्कस करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग को ओबीसी अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अब तक दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे आयोग का गठन कर सकता है कि जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वर्गों की जो वर्तमान हालत है उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया वो किया गया 1953 में, और किस अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद 1940 के आधार पर। और इसका काम क्या था, जो शैक्षिक मतलब शिक्षा और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन वर्गों का पता लगाना था और जांच पड़ताल करना था। अतः 1953 में भारत के राष्ट्रपति, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में, जिसके अध्यक्ष काका कालेकर थे। इसलिए इस आयोग को जो है कालेकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में जो है राष्ट्रपति के समक्ष पेश कर दी थी। यानी कि 2 साल में, 53 में गठन हुआ, 55 में रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास में उन्होंने भेज दी। इस आयोग में पिछड़े जो आयोग पिछड़े वर्ग की, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए जाति को आधार बनाया और लगभग 2700 ऐसे वर्ग या जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस आयोग ने 1956 में संसद में जो है रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट पर उस समय की जवाहरलाल नेहरू ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहने का अर्थ यह है, जब 1953 में राष्ट्रपति ने काका केलेकर आयोग बनाया तो उसके 2 साल बाद उन्होंने जो है 1955 में रिपोर्ट पेश की। लेकिन राष्ट्रपति के रिपोर्ट पेश करने के बाद में उन्होंने जाति को जो आधार बनाया था, तो उन्होंने देश में 2 साल तक इसकी जांच पड़ताल की और 2700 ऐसी जातियां पाई जो आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। आखिरकार संसद में भी 1956 में फिर ये रिपोर्ट पेश की, लेकिन तत्कालिक जो सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसकी रिपोर्ट और इसका कोई अधिक महत्व नहीं रह गया। अब हम दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। जब केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, तो 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इस आयोग को जो है मंडल आयोग भी
इस मंडल आयोग के 3 कार्य थे। पहला कार्य था पिछड़े वर्ग की पहचान की कसौटी तय करना। दूसरा, पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाना। तीसरा था पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार के उपाय सुझाना। कहने का अर्थ यह है कि जब इमरजेंसी के बाद देश में चुनाव किए गए तो उस समय कांग्रेस सरकार, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इमरजेंसी के समय, उसके बाद जनता पार्टी की गठबंधन सरकार आई। आने के बाद में जनता पार्टी जब बनी तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया गया 1978 में, और इस पिछड़ा वर्ग आयोग को हम जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, या इसको मंडल आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? विंदेश्वरी प्रसाद थे। और इस आयोग के 3 काम थे। पहला ये कि वो पिछड़ा जो वर्ग है उसकी कसौटी तय करना कि किसको हम पिछड़ा वर्ग कहें। दूसरा, जो पिछड़े वर्ग है उनकी शैक्षिक और जो है सामाजिक स्थिति का पता लगाना। साथ साथ में ये भी सुझाव उनको देना कि जो पिछड़े वर्ग है उसकी स्थिति में कैसे सुधार हो, ये सुझाव देना। 3 काम थे। अब 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में क्या कहा कि मंडल आयोग ने माना कि देश में SC/ST 22.5% है, जिसमें SC 15% और ST 7.5% है, तथा OBC जाति को जो है वो 52% है। अतः देश को 74% आरक्षण की आवश्यकता है। अब पेच कहां फंसा कि लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15(4) में 15.4 और अनुच्छेद 16(4) के अनुसार कुल आरक्षण जो है संविधान के 50% से अधिक नहीं हो सकता। पहली बात ये थी। दूसरा क्या था कि उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष शैक्षिक कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे पिछड़ा वर्ग के लिए जो है शैक्षिक स्थिति में सुधार हो। आगे के घटनाक्रम पर हम जिक्र करते हैं कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने और कौन कौन सी सिफारिश की। तीसरी सिफारिश की कि भूमिहीन जो किसान हैं, श्रमिक हैं, गांव में काम करने वाले जो छोटे कारीगर हैं, उनके लिए विशेष सुविधा या प्रशिक्षण की जरूरत है। चौथी जो सिफारिश की उन्होंने कि सरकार को SC/ST की तरह OBC को भी आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कहने का अर्थ ये था कि इस आयोग ने 4 महत्वपूर्ण जो है सिफारिशें की। इस सिफारिश का आधार में तीसरी और चौथी है कि तीसरी ये है कि गांव में रहने वाले जितने भी किसान हैं, भूमिहीन किसान, श्रमिक और गांव में छोटे कारीगर हैं, उनको प्रशिक्षण भी दे और विशेष सुविधा भी दे। और सरकार जो ST और SC को जो आर्थिक वित्तीय सहायता देती है, ये वित्तीय सहायता OBC को भी मिलनी चाहिए। अब जब बात आती है तो ये पिछला दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की जो सिफारिशें थी ये 1980 में दिसंबर 1980 में पेश करने के बाद में थोड़े दिन बाद जनता जो पार्टी सरकार थी वो जो है अपना बहुमत खो दिया। उसके बाद जो है केंद्र में उनकी सरकार नहीं रही। आखिर में 1989-90 में जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि VP सिंह की सरकार आई, तो उन्होंने लगभग पिछले 10 साल से पेंडिंग पड़े जो मंडल आयोग की सिफारिश थे उनको लागू करने का ऐलान कर दिया। अब क्या था कि लागू करने VP सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, जो कि देश में 1989-90 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। सरकार ने उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया। यानी मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं 7 अगस्त 1990 को जो है ऐलान किया। उत्तर भारत में इस आरक्षण के प्रति काफी रोष व्यक्त किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका मानना था कि आरक्षण का आधार जो है जाति न होकर के आर्थिक होना चाहिए। यानी उत्तर भारत के जो लोग थे उनका मानना था कि आरक्षण जो है जाति आधारित नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आखिर भी
वीपी सिंह विश्व प्रताप सिंह जो थे, सरकार ने ओबीसी को उस समय 27% आरक्षण केंद्रीय नौकरियों में देने का ऐलान किया था। लेकिन नरसिम्हा राव उसके बाद में जब 1990 में जो है 91 में जब नरसिम्हा सरकार आई तो उन्होंने जो है जो सरकार जून 1991 से 96 तक रही 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए सवर्ण थे यानी इस जनरल जाति के था उनका भी लागू कर दिया। इसमें यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है 27% आरक्षण जो है केंद्र में ओबीसी को दे दिया सरकारी नौकरियों में और इसके साथ 10% आरक्षण अगली सरकार ने यानी कि नरसिम्हा सरकार ने 1951 से लेकर के 1991 से लेकर के 1996 तक जो है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। अब मामला कहाँ फंसा, लेकिन यह मामला इंदिरा गांधी साहनी केस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण किया था वो सही है और नरसिम्हा सरकार जो है 10% जो आरक्षण दिया है अतिरिक्त उसको निरस्त कर दिया जाए। अब हम इसको पढ़ेंगे कि इंदिरा साहनी केस क्या था। आगे हम डिस्कस करते हैं ये जो फैसला आया इंदिरा साहनी केस में, तो उस समय संविधान की दूसरी बार जो है बहुमत के आधार पर जो है फैसला आया। तो उसमें 9 सदस्यीय कमेटी बैठी और उसने बहुमत के आधार पर यानी कि 6 पक्ष में और 3 विपक्ष में जजों ने फैसला दिया। क्या दिया कि ओबीसी को जो है केंद्र में 27% जो है आरक्षण मिलेगा। जो आर्थिक रूप से समर्थ है क्रीमी लेयर में उनको वो आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा था कि नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो तय किया था उसको रद्द किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण ये था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है 4 महीनों के अंदर ओबीसी जातियों की पहचान करें और उसके साथ में उनको वो लाभ दे। ओबीसी को आरक्षण का लाभ पदोन्नति में नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने ओबीसी के माध्यम से नौकरी लगा है और प्रमोशन में उसका ओबीसी आरक्षण जो है नहीं लागू होगा, केवल एक बार लागू होगा। कुल आरक्षण संविधान में 50% से अधिक नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण था। और इंदिरा गांधी अधिवक्ता ने जब ये फैसला आया तो उस समय लिखा कि वो सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन कुल आरक्षण जो है 50% से नहीं अधिक होना चाहिए। इससे मेरिट वालों को जो है नुकसान होगा। कहने का अर्थ ये था कि इंदिरा साहनी का जो केस था वो उस समय महत्वपूर्ण है कि जब देश में आरक्षण का जिक्र चल रहा था 27% से लेकर के देश में एससी ओबीसी को 50% आरक्षण दिया गया, उससे ज्यादा 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिया गया था। इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की कि इसमें जो है आरक्षण 10% जो है गलत आधार पर दिया गया। आखिरकार 16 नवंबर 1992 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय कमेटी ने दिया कि ये जो फैसला ये गलत है और उसके मुख्य जो प्रावधान है 27% ओबीसी का आरक्षण सही है, 10% जो नरसिम्हा राव सरकार ने दिया था वो गलत है। राज्य 4 महीने के अंदर जो है इन ओबीसी जातियों की पहचान करे और साथ में उनको उसका लाभ दे।